नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने लिमिट को कंप्लीट किया था, तो अब कोशिश रहेगी कि एक ही क्लास में एक ही चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। वीडियो बेशक से लंबा हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में, इन 3 महीनों में आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया जाए सारा चैप्टर। तो जब एक ही वीडियो में करवाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वीडियो थोड़ा लेंथी होगा। 1 घंटे से 2 घंटा, 3 घंटे भी पहुंच सकता है, 2.5 घंटे भी पहुंच सकता है, 2 घंटे भी पहुंच सकता है, 1.5 घंटे भी पहुंच सकता है। तो आप घबराना मत, कितने भी घंटे का वीडियो हो आपको देखना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो जल्दी खत्म हो सकते हैं उनको कवर करवा देता हूँ। जैसे आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आए थे हरियाणा पुलिस में, सब इंस्पेक्टर में आए थे, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे बाइनोमियल थ्योरम से। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इसको आपको ट्रिक के साथ करवा दूँ, और जो जो मैं बोलूँगा वो आप नोट करते चलना, ठीक है। उसके पॉइंट्स बनाते चलना। इसके मैंने लगभग 30 क्वेश्चन टाइप किए हैं, 30 क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, और कोशिश रहेगी कि आपको ट्रिक के साथ करवाया जाए सब कुछ, ठीक है। तो जो जो मैं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं कहूँगा ये कॉन्सेप्ट लिखना है, तो उसको लिखते चले जाना, ठीक है। पहली बार में ये वीडियो देखें और पहली बार में नोट्स अपने बनाने स्टार्ट कर दीजिए। तो लास्ट क्लास में जब हम लिमिट कर रहे थे तो एक गलती हो गई थी क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। वो क्या गलती थी कि जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, 0/0 की फॉर्म बन रहा था। तो उसके बाद हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया था, ठीक है, 6x - 1/2x। तो जब हमने इसका यहाँ लिमिट पुट किया तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 दूनी, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी, 6 दूनी 12, और 12 में से 1 गया, 11/4। आपका 11/4 आंसर सही होगा। इसको एक बार सही कर लेना, ठीक है। तो बता दिया करो अगर कुछ मिस्टेक हो। चलिए आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्यों लाई गई या क्या मतलब है इसका, मैं पहले आपको मतलब समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ x प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं कहूँ x प्लस में 2 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये क्या है, a प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। और मैं कहूँ कि इसमें कितने पद हैं, या कहें, या मैं पद कहूँ या कहूँ इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ टर्म का मतलब क्या है, पद। तो मैं अगर कहूँ इसमें कितने पद हैं, तो आप क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी 2 गुणा में 2x। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x, ठीक है, यही कहोगे। तो अगर मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 3, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये आसान था। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि x प्लस में 3 की पावर 1, अगर मैं इससे कहूँ कि इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए मुझे कितनी है, पदों की संख्या बताइए कितनी है, तब क्या कहेंगे आप, x प्लस में 3 1 2, क्योंकि पावर 1 है तो किसी की भी पावर 1 हो तो वही आता है। तो आप कहेंगे सर टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे, 2 हैं, ओके। बट अगर आप सोचिए, अगर यहाँ पे पावर बड़ी हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या था, x प्लस 2 की पावर 2 था, यहाँ पर अगर 3 हो जाए, चलो 3 का भी यह है कि आप कोई फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 से बड़ी हो जाए, 4 हो जाए, 100 हो जाए, 900 हो जाए, कितनी भी हो जाए, तब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। उसी की हेल्प से इन बड़ी बड़ी जो इक्वेशनें होती हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, उनको आसानी से सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्यों लाई गई थी आपको थोड़ा पता चल गया होगा, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी की क्यूब का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी की क्यूब का स्क्वायर, ये तो है। उसके बाद हमारे पास अगर इससे ज़्यादा पावर हो जाए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उनको सोल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम लेके आए थे, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी है जानने के लिए। उसके बाद अब एक फॉर्मूला लिखें। जब भी x प्लस में a की पावर n दिया हो, ठीक है, यहाँ पे x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2x 3x, और यहाँ पर a क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3, या फिर 2x, या फिर 3y 3z, कोई भी कांस्टेंट या अल्फ़ाबेट या नंबर हो सकता है, ठीक है। और उसकी पावर n दी हो, यहाँ पे यहाँ पे जो ये 1 है, यहाँ पर जो ये 2 है, ये क्या है, n, ठीक है, ये क्या है n, ये क्या है n, और n कुछ भी दिया हो सकता है।
और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो क्या करेंगे आप, n प्लस में 1 कर देंगे, जो भी n दिया होगा उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, x प्लस में 2 की पावर 2, x प्लस में 2 की पावर 2, और मैंने कहा कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितने हैं, तो कितने निकल के आए थे, 1 2 3। तो हम इसको डायरेक्ट ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, जो भी पावर है उसमें क्या करिए आप, एक ऐड कर दीजिए। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ पे भी कितना आ रहा था, 3। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए मैंने यहाँ आपको बताया था कि x प्लस में 3 की पावर 1, ठीक है। तो और अगर मैं कहूँ कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितने हैं, तब आप क्या कहेंगे, n में क्या करना है, हमें एक ऐड करना है, n क्या है यहाँ पर 1, और उसमें एक ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2। और आप यहाँ भी देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2। ठीक है, तो जब भी याद रखना है, ये चीज़ लिखनी है आपने, जब भी x प्लस में a की पावर n की फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगा और उसमें हमें कहेगा कि पदों की कुल संख्या बताएं, ठीक है, और इंग्लिश में नंबर ऑफ टर्म्स बताएं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएं या पदों की कुल संख्या बताएं, तब क्या करेंगे, n में एक ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए, जो बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं ना हम, इसको करने से पहले आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि मैंने आपको करवा दिया है, तो आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस में 3, तो आप देख रहे हैं ये किसकी फॉर्म में है, x प्लस ए की पावर n की फॉर्म में है ना, ये x प्लस ए की पावर n की फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, दो पद, यहाँ पे भी दो पद हैं, ठीक है, और उसकी पावर n कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो मैंने आपको क्या बताया है, जितना n होता है उसमें एक ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे n कितना है, 5, और उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा, 6 हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब हम इसको कैसे भी करके जब इसको सोल्व करेंगे, तब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे क्या, 4x प्लस में 100, यानी ये भी क्या बन रहा है हमारा, x प्लस ए की फॉर्म बन रही है ना, क्योंकि देखिए इसमें क्या है x, यहाँ पे क्या है a, तो और उसकी पावर 99 यानी n, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, n प्लस में 1, यानी 99 प्लस में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई इसकी, 100। ठीक है, तो जब भी x प्लस में a की पावर n की फॉर्म में होगा और उसमें हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो अब क्या करेंगे, n में हम क्या करेंगे, एक को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट या फिर कहें हम पहली ट्रिक क्या बननी है आपकी, कि अगर x प्लस में a की पावर n की फॉर्म में कोई इक्वेशन होगी और उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पूछेगा, तब हम क्या करेंगे, n में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है सिस्टम, कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, 2x प्लस में 3y प्लस में 4। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 2x प्लस में 3, यहाँ पे कितनी टर्म थी अंदर, 2, अब यहाँ क्या हुई, 2 से ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्या हुई, 2 से ज़्यादा हो गई। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जब इक्वेशन में 2 से ज़्यादा पद हों, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, ठीक है, अगर 2 तक हुए तब तो आप क्या लगाएंगे, सीधा n+1 नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमसे अगर किसी इक्वेशन का या किसी फंक्शन का नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोले और उसमें 2 से अधिक पद हों, तो क्या लिखेंगे, ट्रिक नंबर 2 नोट करके लिखिए कि अगर किसी फंक्शन में 2 से अधिक पद हुए, ठीक है, 2 से अधिक कितने हुए होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, कितने भी हो सकते हैं, बस 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, और जब हमसे नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे या कहीं हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, तो ट्रिक लिखिए, n भी है आपके पास, n क्या है, 10 प्लस k माइनस में 1। ठीक है, c का मतलब कॉम्बिनेशन, अब आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी पता होना चाहिए, जो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ ट्रिक के साथ चलेंगे, c k माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए n क्या है, यहाँ पर 10 जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि k क्या है। ठीक है, तो k क्या है, जो टोटल अंदर टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो टोटल दिए हुए हैं अंदर, तो यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, तो k कितना हुआ,
3, के की वैल्यू कितनी हुई 3। तो अब भर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, अब तो भरना ही है। एन कितना है 10 प्लस में के कितना है 3 माइनस का 1 सी के माइनस में 1 यानी 3 में से एक गया 2, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया 3 में से एक गया 2 यानी 12C2, ठीक है। अब 12C2, सी का मतलब क्या हुआ कॉम्बिनेशन। अब याद करिए कि कॉम्बिनेशन मैंने खोलने का ट्रिक क्या बताया था, 12C2 को कैसे सोल्व करना है 12C2 को। तो 12 को कितनी बार पीछे खिसकाएंगे 2 बार, क्योंकि नीचे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 बार खिसकाइए पीछे और 2 को 1 तक, ठीक है। तो 2 छिक्के 12, 11 छिक 66, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी 66, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला या कहिए ट्रिक याद रखनी है कि जब भी दो से अधिक दो होंगी तो n+1 सीधा निकाल लेंगे। अगर 2 से अधिक कोई फंक्शन आए हमारे पास और उसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तब आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जरा जल्दी से क्वेश्चन उड़ाने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है x² प्लस में 3y प्लस में 7 की पावर 12, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 फंक्शन है, तो अब देखिए n कितना है, जल्दी से लिख लीजिए 12, k कितना है 3, तो लगाइए फॉर्मूला n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस में 1, ठीक है। तो अब तो रफली कैलकुलेट कर लिया करो, ठीक है। तो n कितना है 12, n कितना है 12, k कितना है 3 में से एक गया n कितना है 12 और k कितना है 1 2 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। तो 2 और 12 कितने हो जाएंगे 14, 12 और 2 14 हो जाएंगे c, और k माइनस 1 यानी 3 में से एक गया, कितना हुआ 2, ठीक है। अब इसको खोल दीजिए, कैसे खोलेंगे 14 गुणा में 11, 2 गुणा में 1, 2 से 14, 11 से 77, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 77, ठीक है। तो आपको याद रखना है के पता होना चाहिए, के क्या है, कोई भी इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत है ही नहीं, ठीक है। के क्या है, जो अंदर टोटल फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है 1 2 3, ये के है, एन भी है, बस वो चिपकाना ही तो है सब कुछ। चलिए अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। अब देखिए इसमें के क्या है, ज़रा याद करिए के क्या है इसमें 1 2 3 4, और एन कितना है 8। तो 8 और 4 कितना होगा 12, और 12 में से क्या करेंगे हम एक क्या करेंगे घटा देंगे, तो ऊपर कितना आएगा 13, नीचे सी, और के कितना है 1 2 3 4, 4 में से क्या करेंगे एक घटा देंगे तो कितना आएगा 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 13 गुणा में 12 गुणा में 11, परमुटेशन आना चाहिए आपको, ठीक है, तभी सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सॉरी कॉम्बिनेशन आना चाहिए खोलना, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैंने आपको सिखाया था ट्रिक के साथ। इसको कहाँ तक खोलोगे 1 तक, 13C3, तो 3 चौके 12, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 11 दूनी 22, 22 गुणा में 13, जो भी आएगा वही आपका आंसर। कैलकुलेशन आप करते रहना खुद, ठीक है। चलिए अब इसमें भी निकालना, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आसान है। n कितना है यहाँ पर 4, k कितना है 4, तो क्या होगा 4 प्लस में 4 माइनस में 1 c 4 माइनस में 1, तो ये कितना बना 8, मतलब 7 7 c 3। अब 7 को कितना खिसकाएंगे पीछे 3 बार, क्योंकि 3 है नीचे, और 3 को 1 तक, तो 3 दूनी 6 7 पंजा 35, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि जब x की पावर x प्लस में a की फॉर्म में होगा कोई फंक्शन, यानी 2 पदों की फॉर्म में होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पूछेगा तो n+1 कर देंगे डायरेक्ट। अगर 2 से ज़्यादा हुए, 3 हुए, 4 हुए, तब हम क्या लगाएंगे n+k-1 c k-1, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता सकते हैं। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 35 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास 35 टर्म्स आएंगी कुल, ठीक है। 35 क्या आएंगी टर्म्स आएंगी। जैसे यहाँ पे हमने x+2 को सोल्व किया था ना, तो हमारे पास जो कुल टर्म्स कितनी आई थी 1 2 3, तो ऐसी ही ये कितनी आएंगी 35, ठीक है, ये इसका मतलब। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे नया कॉन्सेप्ट लिखते हैं, नई ट्रिक। चलिए तो आपने यहाँ 2 बातें सीखी कि जब 2 वेरिएबल होंगे और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोलेगा तो n+1, अब 2 से ज़्यादा होंगे तो वो फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई फंक्शन इस टाइप में आता है x प्लस में a की पावर n, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
और x माइनस में a की पावर n, ठीक है। और इस टाइप का फंक्शन दे दे और हमें पूछे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए टोटल, ठीक है। तो आप याद करिए ये ना सब इंस्पेक्टर में आया था क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन था, किसी सेट में था, ये पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था सब इंस्पेक्टर में, एसआई में पूछा गया था, और पहला ही क्वेश्चन था ये। और उसमें पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, यानी पदों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। तो आपने पहले माइंड में आपको ये बिठाना है कि जब भी कोई इस तरह का फंक्शन मिले हमारे पास, x प्लस में a की पावर n, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या है x माइनस में a की पावर n, और हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देखिए अगर तो n ओड हुआ, अगर n क्या हुआ, ओड हुआ, ठीक है। अगर n ओड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, n प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर n की जगह 5 होता तो 5 क्या है, ओड, और ओड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो n क्या है, मान लीजिए यहाँ पे n की जगह 5 होता, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 होता, यहाँ भी 5 होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो और हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तब नंबर ऑफ टर्म्स क्या आते, n प्लस 1 मतलब 5 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो यानी 6/2 मतलब 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती, 3 आती, ठीक है। तो आपने पहली कॉन्सेप्ट याद रखनी है इस फॉर्म में कि जब इस टाइप का फॉर्म दिया होगा, ठीक है, और n हमें क्या दिया होगा, ओड, और पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कुल कितनी होंगी, ठीक है, तब आप क्या करेंगे n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, n क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे ओड ही आए, इवन भी तो आ सकता है ना। तो आपने एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जब इवन आएगा n, तब यहाँ 2 केस बनेंगे, तब यहाँ आपको 2 केस चेक करने हैं, ठीक है। तब यहाँ आपको क्या करने हैं, 2 केस चेक करने हैं, ध्यान से सुनना। अगर ओड आएगा तो n प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इवन आएगा, अगर इवन आएगा तो यहाँ आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। यहाँ आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, 2 चीज़ें क्या चेक करनी है, अगर बीच में कहाँ मतलब ये यहाँ पे, ठीक है, बीच में कहाँ मतलब यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, और या यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, 2 ही साइन हो सकते हैं, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव हुआ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, n/2 कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव हुआ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, n/2 प्लस में 1 करना है, ठीक है, तब आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये तीनों बातें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहला आपने क्या माइंड में रखना है ध्यान में कि x प्लस में a की पावर n, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, x माइनस a की पावर n, ठीक है, दिया हो तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कि कितने होंगे, ठीक है। तो अगर n ओड होगा तब तो यहाँ x प्लस और माइनस का कोई पंगा है ही नहीं। अगर n की वैल्यू ओड होगी तो प्लस माइनस का कोई पंगा है ही नहीं, तब हम सीधा क्या करेंगे, n प्लस 1 अपॉन में 2 कर देंगे, बात खत्म। अगर इवन होता है तब यहाँ हम चेक करेंगे कि यहाँ प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है तो n/2 कर देंगे, अगर प्लस है तो n/2 प्लस 1 कर देंगे। कब केस, किस केस में, अगर n की वैल्यू क्या हुई, इवन हुई, ठीक है, n की वैल्यू क्या हुई, इवन हुई। अब जरा इसके बेस पे सारे क्वेश्चन उड़ाते चलिए, ठीक है, चलिए। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, हमें कहता है देखिए x प्लस में a की पावर 101 माइनस में x माइनस में a की पावर 101, और हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो आपने देखा कि हमें, मुझे जो फॉर्म मिल रहा है वो मिल रहा है x प्लस a की पावर n माइनस में x माइनस a की पावर n, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि x प्लस a की पावर 100 माइनस में x माइनस a की पावर 100, ठीक है। तो आपने देखा कि पावर क्या है, इवन है या ऑड, तो यहाँ पे देख रहे हो पावर क्या है, इवन, पावर क्या है, इवन है। और जब इवन होगी तो 2 केस बनेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो मैंने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, n/2, अगर पॉजिटिव होगा तो n/2 प्लस में 1, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, इवन,
अगर ओड होती तो सीधा क्या आता n प्लस में 1/2, पर यहाँ पर क्या है पावर, पावर क्या है ओड, तो ओड में क्या देखना है हमें, साइन देखना है। साइन अगर नेगेटिव है तो n/2 और पॉजिटिव है तो n/2 प्लस में 1। तो यहाँ पे क्या है साइन नेगेटिव है तो क्या होगा n/2 सीधा, तो n कितना है 100/2, तो कितना आएगा 50, तो 50 आपका आंसर, खत्म क्वेश्चन। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर क्या आएगा आपका 100 आएगा, ठीक है। अब अगला चेक करिए, x प्लस में a माइनस में x माइनस में a, और पावर कितनी है 101, तो 101 क्या हुआ ओड हुआ। जब ओड होगा तब हम क्या करेंगे, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, जब ओड होगा तो क्या फॉर्मूला था n प्लस में 1/2, तो 101 प्लस में 1/2, तो 102/2 मतलब 51, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था, एसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था। x प्लस में a की पावर 50 प्लस में x माइनस में a की पावर 50, तो आपने देखा कि इवन है, जब इवन होगा तो आपका एकदम आपके माइंड में आना चाहिए कि दो केस बनेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव होगा तो n/2, पॉजिटिव होगा तो n/2 प्लस में 1 कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो n/2 करके प्लस में 1 कर देना है, ठीक है। तो n कितना है 50/2 प्लस में 1, तो 50 इसमें इसको सोल्व करके क्या आएगा 25 प्लस में 1 इज इक्वल टू 26, यही आपका आंसर, ठीक है। तो एसआई में पहला ही क्वेश्चन था ये। चलिए अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस में a और की पावर 51 माइनस में x माइनस में a की पावर 51, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो आपने देखा कि x प्लस a की फॉर्म वाला बन रहा है और जो पावर है वो क्या है ओड है, जब पावर ओड होती है तो मेरे को साइन से कोई मतलब नहीं, तो मैं क्या करता हूँ n प्लस में 1/2 कर देता हूँ, तो 51 प्लस में 1/2, तो 52/2 यानी 26, ये आपका आंसर। बाकी तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। एक तो x प्लस a की फॉर्म में पूछ सकता है, एक जब वेरिएबल की संख्या 2 से ज़्यादा हो, एक का पूछ सकता है कि जब 2 वेरिएबल हो तब तो सिंपल n+1, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं नंबर ऑफ टर्म्स बताने के। चलिए अगला क्वेश्चन है 11। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2x की पावर 2 माइनस में 3 में x की पावर 11 के प्रसार में x की पावर 10 कौन सा पद होगा, ठीक है। कौन सा पद होगा, इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। तो पहले मैं इसका आपको मतलब बता देता हूँ क्या है। देखिए हमारे पास ये एक एक्सपेंशन दी हुई है, ठीक है। प्रसार का मतलब एक्सपेंशन, ठीक है। तो जब हम इस पूरी वेरिएबल को या पूरे इस इक्वेशन को या फंक्शन को जब हम सोल्व करेंगे तो वो कौन सा टर्म होगा जिसके ऊपर x की पावर 10 होगा। वो नौवीं टर्म होगी, 10वीं होगी, 11वीं होगी, 12वीं, कोई भी हो सकती है, 13, 14, 15। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी टर्म है जिसके ऊपर x की पावर 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2x² माइनस में 3/x की पावर 11, ठीक है। देखिए देखने में कितना टफ लगता है इस टाइप का क्वेश्चन, ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बिल्कुल फंस जाओगे। मैं आपको बिल्कुल ही ट्रिकी चीज़ बताता हूँ, उससे आपको बिल्कुल दबादब सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और पूछे कि एक्सपेंशन में प्रसार में x की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे n भी हो सकता है, ठीक है, x की पावर n कौन सा पद होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ गए हो आप, क्वेश्चन का मतलब एक बार फिर समझ लीजिए, कभी कन्फ्यूजन हो रहा हो। हमें ये एक्सपेंशन दी हुई है, ये वेरिएबल दिया हुआ है, हमें कहा है कि इसकी पावर 11 है, इसको आप सोल्व करिए, मतलब इसको खोलिए, ठीक है, इसका प्रसार करिए। प्रसार का मतलब खोलना, ठीक है। और जब आप खोलेंगे तो उसमें x की पावर 10 जो आएगा, ठीक है, x की पावर कोई भी वेरिएबल आएगा ऐसा कि जिसमें क्या होगा x की पावर क्या होगी 10 होगी, वो कौन सा टर्म होगा, वो दूसरा होगा, तीसरा होगा, 10वां होगा, कौन सा होगा, उसका पोजीशन बताना है, नंबर बताना है कि वो x की पावर 10 कहाँ पर बैठी है, ठीक है, उसका नंबर प्लेस बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NP माइनस में MP प्लस में Q, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है,
ठीक है, या कहीं इसको शॉर्ट ट्रिक होती है ये इसी को यूज़ करना है। अब देखिए एन क्या है, आपको पता है ये क्या है एन, ठीक है, एक ये क्या है एन। अब यहाँ आपको फाइंड आउट करना है पी। अच्छा ये एन पी यानी क्या है, गुणा में है, तो पी क्या होगा, जो पहला टर्म दिया होगा ना, पहला वेरिएबल दिया होगा, जो पहले वेरिएबल दिया होगा, और पहले वेरिएबल में जो एक्स की पावर होगी वो क्या होगा, पी। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर p क्या हुआ 2, ठीक है। मैं लिख देता हूँ n क्या होगा, जो पावर दी होगी। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ और एडवांस तक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मैथ नहीं था, ठीक है। तो अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट एडवांस बताने लग जाऊँ शुरू से ही, तो आपके साथ ये तो अन्याय होगा ना, ठीक है। तो मैं तो न्याय कर रहा हूँ आपके साथ, अब आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि आप कितनी ईमानदारी से चीज़ें समझ रहे हैं और नोट बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, आपको 101% समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पे भी आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो मुझे तो लगता नहीं कि आपको कोई इतना बेसिक मेरे से अच्छा पढ़ा देगा जरूर, मैं मानता हूँ इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेरे से अच्छे टीचर होंगे जो आपको पढ़ा देंगे, पर मैं जितना आपको बेसिक से बता रहा हूँ शायद ही आपको कोई बताए, ठीक है। चलिए, तो P क्या होगा, P क्या होगा, जो पहला वेरिएबल होगा और पहले वेरिएबल में x की जितनी पावर दी होगी, ठीक है, पहले वेरिएबल में x की कुल पावर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा कोई लिखवाता नहीं है, वैसे मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, अगर यहाँ पर 2x होता तो x की पावर कितनी होती 1, कोई बात नहीं। और q क्या होगा, दूसरे वेरिएबल में x की कुल पावर, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल चेक करिए, दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा, ये पहला क्या है, ये दूसरा क्या है, ये, ठीक है। तो इसमें x की पावर कितनी है, यहाँ पे क्या है x, क्या आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो x की पावर कितनी है 1, ठीक है। तो x की कुल पावर हमें चाहिए, तो हम x की यहाँ कुल पावर क्या हो जाएगी 1, यानी q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो q की यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1, ठीक है। अब n भी हो गया, p भी हो गया, q भी हो गया, बच्चा m। तो m क्या हुआ, जिसके प्रसार में हमें पूछ रहा है, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x की पावर 10 कौन सा पद होगा, ठीक है। तो जो पूछ रहा है वो क्या होगा, m होगा, जो पूछ रहा है, ठीक है, जो पूछ रहा है वो क्या होगा, m होगा। तो चलिए मैं एक को आप बेसिक से करवा के दिखाता हूँ, फिर एकदम फास्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन था हमारे पास, मैं लिख देता हूँ दोबारा, ये क्वेश्चन खराब हो गया है, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x की पावर 2 माइनस में 3 अपॉन में x की पावर 11 के प्रसार में x की पावर 10 का x की पावर 10 कौन सा पद होगा, ठीक है। अब देखिए, अब पहचानिए n कितना हुआ, जो टोटल दिया हुआ ऊपर दिया हुआ है 11, ठीक है। p कितना हुआ, जो पहला वेरिएबल है उसमें x की पावर, कुल x की पावर, टोटल x की पावर, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो 2 हो जाएगा। q कौन सा होगा, जो सेकंड वेरिएबल होगा, जो दूसरा वेरिएबल होगा उसमें x की कुल पावर, तो यहाँ पर x की कुल पावर कितनी है 1। m क्या होगा, जो हमें पूछ रहा है, तो हमें क्या पूछ रहा है x की पावर 10, तो यहाँ पे m क्या होगा 10, ठीक है। तो अब इनको सभी को इसमें क्या करना है, पुट करना है, पुट ही तो करना है। फॉर्मूला क्या था, एन पी माइनस में m अपॉन में p प्लस में q, ठीक है। अब रखिए n कितना है 11, p कितना है 2, तो 11 दूनी 22 माइनस में m कितना है 10 अपॉन में p कितना है 2 और q कितना है 1, तो 2 प्लस में 1, ठीक है। तो 22 में से 10 के 12 और 2 प्लस में 1 3, यानी 3 चौके 12, यही आपका आंसर है, ठीक है। सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन जिसको मैंने आपको इतना बेसिक से करवाया, ठीक है। आगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमें इसी तरह से उड़ाने हैं। आगे हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जब हमें आर निकालना होगा, आगे मैं बताऊंगा जनरल टर्म का फॉर्मूला, तो जब भी हम आर निकालेंगे तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन से करवाएंगे, और जब हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है तब भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन से करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन उड़ाना स्टार्ट करिए। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि x की पावर 4 माइनस में 3/x की पावर 15 के प्रसार में कौन सा पद x की पावर 32 होगा। ठीक है, यानी x की पावर 32 अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर 32 जहाँ पे भी होगा वो कौन से टर्म पे होगा, कौन से नंबर पे होगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि इसका ट्रिक कैसे करना है। एन पी माइनस में m अपॉन में p प्लस में q, सिंपल। तो n क्या है 15 और p कितना है, देखिए p कितना है, जो पहला वेरिएबल है यानी पहले वेरिएबल में x की कुल पावर, तो यहाँ पे x की कुल पावर कितनी है 4, तो 15 गुना में 4 माइनस में 32 अपॉन में p कितना है 4 प्लस में q क्या होता है सेकंड वेरिएबल में x की कुल पावर। ठीक है, सेकंड वेरिएबल में x की कुल पावर, तो सेकंड वेरिएबल में x की कुल पावर कितनी है 5, तो इसको सोल्व करिए 15 चौके 60 और 60 में से 32 गए कितना आएगा, 60 में से 32 गए 28 अपॉन में p प्लस क्यू यानी 4 प्लस 1 5, तो 28/5 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो 28/5 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए कैलकुलेशन तो नहीं कहीं आपने मिस्टेक कर दी, 15 चौके 60 माइनस में 32, ठीक है 32 28/5 सही है। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना कभी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और हमसे पूछे कि x की पावर 32 कौन से पद पे होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, x माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 30 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद बताएं। ठीक है, x से स्वतंत्र पद बताएं। x से स्वतंत्र पद का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे x से स्वतंत्र पद का मतलब होता है जब भी हमें स्वतंत्र पद नोट बनाकर लिखना, या इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, यानी IT, जब भी हमें स्वतंत्र पद या इंडिपेंडेंट टर्म पूछे तब उसका फॉर्मूला, तो उसकी ट्रिक क्या होगी NP P प्लस में Q। ठीक है, बस यही लगाना है NP P प्लस में Q। यहाँ पे हमने माइनस M क्यों नहीं किया, देखिए x से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ कि हमें x से स्वतंत्र मतलब x की पावर 0 हो जहाँ पे। ठीक है, x से स्वतंत्र मतलब x की पावर 0। अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे यही क्वेश्चन दे दिया ये वाला। ठीक है, और पूछ ले कि x के प्रसार में कौन सा पद x की पावर 0 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ फिर 0 से समझ जाना है बिल्कुल कि हमें क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है। तो आपको ये भी पता है कि इसको यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है m, तो हम यहाँ पे माइनस m करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -0, तो इस वजह से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे m क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। तो हमें जो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है NP P प्लस में Q। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स या कहें हम इंडिपेंडेंट टर्म्स निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ये आता है। ठीक है, ये जब भी हमसे स्वतंत्र पद पूछेगा निकालने के लिए तब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये। और आपको n भी पता है, p भी पता है, q भी पता है, इसमें कोई बताने वाली जरूरत है नहीं, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, बस याद रखना है कि स्वतंत्र पद पूछ रहा है। ठीक है, स्वतंत्र पद में आपको ये भी दे सकता है कि x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ स्वतंत्र यानी 1। ठीक है, तो किसी की पावर 0 होती है 1 होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट टर्म को दो तरीके से पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि इंडिपेंडेंट टर्म बताइए, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि ये कोई फंक्शन है और उसमें दे देगा कि के प्रसार में के एक्सपेंशन में x की पावर 0 का मान बताएं। ठीक है, या x की पावर 0 कौन से पद पे होगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है ये स्वतंत्र पद पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको उड़ाते चलिए क्वेश्चन को। ये क्या है, x माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 30 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद बताएं। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट टर्म बतानी है। तो इंडिपेंडेंट टर्म का फॉर्मूला क्या था NP P प्लस में Q, बस यहाँ से क्या हुआ m खत्म हो गया। ठीक है, m क्यों खत्म हुआ, मैंने बताया कि आपको स्वतंत्र पद पूछ रहे हैं यानी x की पावर 0 पूछ रहे हैं। तो n क्या है यहाँ पर 9 गुणा में p कितना है 2, सॉरी मैंने कौन सही ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, अच्छा ये छोड़ दिया कोई बात नहीं, इसके बाद कर लेंगे, एक ही बात है। और p कितना है 2 प्लस में q कितना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी x की पावर 1, तो 1, 9 दूनी 18 अपॉन में 3, तो 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये देखें तो इसमें NP P प्लस में Q, फॉर्मूला बार बार लिखा, ये ना ये जो ट्रिक है बार बार लिखा करो जिससे आपको याद हो जाए। तो n कितना है 30, p कितना है 1 अपॉन में p कितना है 1 प्लस में q कितना है 2,
तो 30/3 कितना आ जाएगा 10, ये आपका आंसर। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ट्रिक से करवा रहा हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ये फंक्शन है, इसकी पावर 60 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद बताएं। इंडिपेंडेंट टर्म बताना है, तो क्या फार्मूला है, एन पी, पी प्लस में क्यू, एन कितना है 60, पी कितना है 1 अपॉन में पी कितना है 1 प्लस में क्यू कितना है 2, तो 60/3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 20, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 20वां पर, हाँ इसका मतलब ही आप समझ लीजिए, जो ये 6 आया 10 आया ये 20 आया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 20वां टर्म है ना, जो 20वीं टर्म है वो क्या होगी, x से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। ठीक है, x से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक मिस्टेक क्या हुआ, और बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। देखिए, जब भी ना इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए पूछेगा, फॉर्मूला तो यही लगाना है। ठीक है, जो भी इसको सोल्व करके आएगा ना, जो भी इसको सोल्व करके आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है, बस उसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भी स्वतंत्र पद पूछेगा तो ये ट्रिक लगानी है, और जो भी सोल्व करके आएगा उसमें क्या करना है 1 को ऐड कर देना है। यहाँ गड़बड़ हो सकती है, और बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कैसे कि पहला ही ऑप्शन हमें डायरेक्ट वही दे दे जो इसको सोल्व करके आए, और हम जल्दबाजी में वो लगा दे, तो सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। मैं भी बोल रहा था कि मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकती है, सबसे हो सकती है। तो क्या मैंने बताया कि जब भी इंडिपेंडेंट टर्म पूछेगा, जो भी सोल्व करके आएगा उसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हमें स्वतंत्र पद पूछा था, तो इसको सोल्व करके क्या आया था 10, तो 10 में 1 ऐड कर दीजिए 11, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या आया था 6, तो 6 में 1 ऐड कर दीजिए 7, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या था 20, 20 में 1 ऐड कर दीजिए 21, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो 11वां पद है ना, जो 11वां पद है वो क्या है, x से स्वतंत्र है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, x से स्वतंत्र है, मतलब वहाँ x नहीं है 11वें नंबर पे। वो वहाँ कोई वैल्यू हो सकती है, वहाँ पे 38 हो सकता है, 40 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर वहाँ x नहीं होगा। ये मतलब होता है x से स्वतंत्र का। ठीक है, तो आपको बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी थी ये। तो आपको याद रखना है कि जब भी इंडिपेंडेंट टर्म पूछे तो ये फॉर्मूला लगा के जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक जरूर ऐड करना है। ठीक है, एक जरूर ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। जैसे इसमें भी, जैसे इस टाइप में भी अगर ये पूछे ना, जैसे यहाँ पे हमने किया था x की, इसमें x की पावर 10 में कौन सा पद होगा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आया था ना, जो आंसर आया था उसमें एक ऐड कर देना, इसमें भी क्या करना है, एक ऐड कर देना है। वो क्या होगा आपका आंसर, यानी वो टर्म होगी। तो यहाँ पे फिफ्थ क्या होगी, वो फिफ्थ टर्म होगी, जहाँ पे क्या होगा x की पावर 10 होगा। ठीक है, बाकी ऊपर में क्वेश्चन छेड़छाड़ करनी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन हो गया ना, वहाँ पे क्या कर देना, 1 ऐड कर देना आपने। जैसे यहाँ पे क्या आया था हमारा 28 + 5, तो देखिए जब भी फ्रैक्शन में आएगी ना, तो वहाँ आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, या कहेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है जब भी कोई क्या आएगी फॉर्म में आएगी। ठीक है, जब भी P/Q की फॉर्म में आएगी, या कहेंगे कोई भी बटे की फॉर्म में आएगी, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तब क्या लगाना है आपने, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वहाँ पे या फिर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो अपने दो चीज़ें याद रखनी है, स्वतंत्र पद निकालना होगा तब उसमें 1 ऐड करना है, और जब इस तरह की फॉर्म आएगी तब भी उसमें क्या करना है, सोल्व करके उसको उसमें 1 जरूर ऐड करना है। अगर पूरा पूरा कटता है और 1 ऐड करने के बाद जो भी आगे आंसर होगा, अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तब वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन में वहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को इंपॉर्टेंट लगाकर नोट बना लेना अपना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसार के सभी गुणांकों का, यानी गुणांक मतलब कोफिशिएंट का योग बताएं, यानी सम ऑफ कोफिशिएंट बताएं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था एसआई के अंदर। ठीक है, पता नहीं पुलिस में था, पता नहीं कहाँ से था, एसआई में था, पता नहीं पुलिस में था, कांस्टेबल में था, ये क्वेश्चन जरूर आया था इसमें से, सम ऑफ कोफिशिएंट बताना था। ठीक है, तो जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट बताना है ना, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, 46, 49, 2, 5, 3, 2, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या है 1, x के साथ यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3। तो जब भी कोफिशिएंट का सम पूछेगा ना, तब आपको क्या करना है, उन सबको जोड़ देना है, बस सीधी सी बात है, वही आपका सम ऑफ कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 46 माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना है, निशान जो होगा वही लगाना है। यहाँ पे क्या है 49, पावर कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा
माइनस का 3 का पावर 4। तो 3 को आप 4 बार गुना करोगे तो क्या आएगा 27, और कैसा आएगा पॉजिटिव का, सॉरी 81 आएगा, और कैसा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो 81 क्या होगा आपका सम ऑफ कोफिशिएंट। इसमें कोई 1 1 वगैरह ऐड नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है गुणांकों का योग, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो डायरेक्ट जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं वेरिएबल में उनको जोड़ो और लिख दो। ठीक है, तो इसका सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा 2 जमा में 5 तो कितना होगा 7, और 7 की पावर 99। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 99 को कैसे सोल्व करें, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन में इस टाइप का मिलेगा आपको लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है -2, तो 3 में से 2 गए, 1 की पावर 109, और 1 की जितनी पावर हो 1 होता है, ये आपका आंसर होगा। खत्म। सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, तो x के साथ क्या है 1, ये क्या है 2, 1 और 2 3, और 3 और 3 6, 6 की पावर 999, कुछ भी दिया हो ये आपका आंसर। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट तो जो भी वेरिएबल दिए हैं उनको आपस में जोड़िए, निशान देख लेना है कि प्लस माइनस हो रहा है, कि कभी ऐसा ना हो कि 3 में 2 ऐड कर दिया तब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए 3, यहाँ पर यहाँ 2 के साथ क्या है माइनस है, तो हम क्या करेंगे 3 - 2 करेंगे। ठीक है, तो जो भी साइन दिए हुए हैं और जो भी वेरिएबल दिए हैं उनको सीधा नंबर दिए उनको कोफिशिएंट दिए हुए उनको जोड़ो, और जो पावर दे रखी है उसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो अगर बड़ी पावर है तो ऑप्शन में भी बड़ी मिलेगी, ऐसे ही सिंपल मिलेगा। अगर कोई छोटी पावर है तो उसको थोड़ा सोल्व करके दे रखा होगा। ठीक है, तो आई होप आपके यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ये इंपॉर्टेंट है। x + y + z की पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या बताएं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल होते तब पदों की संख्या क्या आती है n+1, बट यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं 3, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं 3, तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n+ में k-1 c k-1। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है, n दे रखा है सीधा। ठीक है, तो n लगा दीजिए। k कितना है 1 2 3, 3 वेरिएबल है तो k कितना हुआ 3, और 3 में से 1 गया 2, तो बीच में क्या निशान है प्लस का 2 c k-1 यानी 3 में से 1 गया 2, तो इसको सोल्व कर लीजिए। या तो आपको ये मिलेगा लिखा हुआ, या इसको थोड़ा सोल्व करके मिला होगा ऑप्शन में। अब इसको सोल्व करने का फॉर्मूला क्या है कि देखिए ये इसको n+ में 2 c2, तो इसको कितनी बार खोलना है पीछे 2 बार खिसकाना है, तो इसको 2 बार खिसकाइए पीछे, तो n+ में 2 और खिसकाओगे तो n+ में 1 आएगा, है ना, और खिसकाओगे तो n आएगा, तो फिर n आता, एक एक घटा देते हैं, पर हमें 2 बार खिसकाना है, और इसको 2 को 1 तक। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा n+ में 1 n+ में 2 अपॉन में 2, ये आपका आंसर। या तो ये आएगा या ये आंसर आएगा, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो अब देख लेना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में चेक करना है आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने 20 तक कर लिए मेरे साथ, तो 20 के बाद आपको मैं आगे भी कराता हूँ। आगे थोड़ा कंसेप्ट दूसरा है। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है, पर कोई नहीं, ईजी है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको करने में। ठीक है, चलिए 20 तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन SI में आया था। अब ये नहीं पता मेरे को ये वाला था कि ये वाला था। ठीक है, ये वाला था या ये वाला था, शायद ये वाला था, ये क्वेश्चन था SI में पूछा हुआ। ठीक है, तो 21 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है x+ में a, जैसे कि मैंने आपको लिखवाया भी था, ये देखिए x+ में a प्लस माइनस x माइनस में a। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है x+ में a की पावर 4 दिस की पावर 4 का मान बताएं। ठीक है, तो जब भी इस तरह की फॉर्म में कोई क्वेश्चन होगा और हमसे कहेगा कि उसका मान बताएं, ठीक है, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, देखिए मैं बताता हूँ इसका सोल्व करने का क्या तरीका है। देखिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ क्या होता है जनरल टर्म का, TR+1 होता है इज इक्वल टू NCR, यहाँ पे क्या होता है गुणा में x की पावर n माइनस में r इंटू में a की पावर r। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है जो आपको आगे हर क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो TR+1 NCR इंटू में x, फिर क्या करना है n में से r को घटाना है। ठीक है, इंटू में यहाँ पे क्या लिखना है r,
ठीक है। जो बचेगा यहाँ पे क्या, जो आर होगा यहाँ पे लिखा जाएगा सीधा सा पूरा पूरा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 6C2 है मान लेते हैं, ठीक है। हमको इसे जनरल टर्म की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 6 क्या है n, यानी 6C2 इंटू में x की जगह कुछ वेरिएबल होगा क्वेश्चन में, n माइनस में r, तो n कितना है 6 माइनस में r मतलब r कितना है 2, तो 6 में से 2 गए 4 इंटू में a की पावर कितनी r, तो r यहाँ पे कितना था 2, तो पूरा पूरा 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपके अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस में r अपॉन में इंटू में सॉरी गुणा में a, सब ये गुणा में है, ठीक है, आपस में सब गुणा में है, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी हमारे पास x प्लस में a की पावर n प्लस माइनस हो सकता है x माइनस में a की पावर n, इस टाइप का केस हमने पहले किया था। उसमें क्या देखा था हमने कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखेंगे हम, बाइनोमियल एक्सपेंशन बताने के लिए, उसका पूरा उसको सोल्व करने के लिए, उसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह का फॉर्म होगा ना, तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें चेक करनी है कि अगर यहाँ हमें दो चीज़ें चेक करनी है, क्या कि अगर बीच में पॉजिटिव हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ तो जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो कैसे चलेगा, सम संख्या के अनुसार चलेगा, यानी इवन चलेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी पॉजिटिव होगा तब वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, 2 इंटू में NC0, ठीक है, इंटू में x की पावर n माइनस में 0, ठीक है, इंटू में a की पावर 0, ठीक है, प्लस फिर NC2, फिर x की पावर n माइनस में 2 इंटू में a की पावर 2। तो कहने का मतलब यहाँ से 0 से हम कहाँ आ गए 2 पे, फिर 2 से कहाँ जाएंगे 4 पे, और क्या कब तक चलते चले जाएंगे, जब तक वो ये जो n है ना उससे क्या हो जाए, बराबर या छोटा ना आ जाए, ठीक है, बराबर या छोटा ना आ जाए। अगर मान लीजिए n यहाँ 3 होता, अगर यहाँ n 3 होता तब हम आगे जाते ही ना, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2 के बाद 4 आएगा, क्योंकि हमें क्या कैसे चलना है ऐसे सम, यानी कैसे चलेगा सम, और 2 क्या है गुणा में बाहर है, ठीक है। तो कब सम कब चलना है, यानी इवन कब चलना है हमें, जब यहाँ पे क्या होगा, बीच में क्या होगा, इस तरह फॉर्म में बीच में निशान किसका होगा, प्लस का, ठीक है। अगर यहाँ फॉर्म निशान माइनस का है, मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस का है, तब हमें कैसे चलेंगे, सेम 2 इंटू में NC1 से चलेंगे, ठीक है, और x की पावर n माइनस में 1 इंटू में a की पावर r, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो r, देखिए इस बात को समझिए, ये ना आपको वैसे ही मुश्किल लग रहा है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। जो थोड़ा ध्यान से समझिए, जब भी इस टाइप की फॉर्म होगी आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि इस टाइप की फॉर्म है, तो आपके माइंड में दो बातें आएंगी कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है या बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछ रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है तो अगर ओड है तो n+1/2, अगर इवन है तो हम साइन चेक करते थे, माइनस होता तो n/2, और ओड होता था सॉरी प्लस होता था साइन तो n+1/2 ऐसे करते थे, ठीक है, नहीं सॉरी n/2 प्लस में 1 करते थे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। माइनस होता था n/2, ये किसका फॉर्मूला था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालनी है, उसको सोल्व करना है पूरा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो नीचे होता है वो r होता है, जो ऊपर होता है n होता है, ठीक है। तो जब इस तरह की फॉर्म दी होगी और उसमें उसमें यहाँ पे अगर प्लस होगा तो r की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सम संख्या से। तो नीचे क्या होता था r, तो r को क्या लेंगे हम, सम संख्या लेंगे, इवन नंबर लेंगे, ठीक है, इवन नंबर लेंगे। अगर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव का निशान, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव का निशान है तो r कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओड से, तो ओड क्या होगा 1, और यहाँ पे इवन क्या होगा 0 से, फिर 2, फिर 4, 6, और यहाँ से 1, 3, 5, 7, 9, और ये कब तक करना है, जब तक वो n से छोटा ना हो जाए, ठीक है। वो क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ अभी दो बातें याद रखनी है,
कि जब भी इस तरह की फॉर्म में होगा और पॉजिटिव होगा तब हम 2 इंटू में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इवन से। अगर पॉजिटिव होगा, इवन मतलब 0 2 4 6, यानी आर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से 2 से 4 से 6 से, और कब तक करते चले जाएंगे जब तक एन से बराबर या छोटा ना हो जाए। अगर माइनस होता है तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला दोनों सेम है, बस स्टार्ट करने पे चेंजेस है। या हमने 0 स्टार्ट किया, यहाँ हम कहाँ से करेंगे 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी आर की वैल्यू फिर 1 3 फिर 5 7, और कब तक रखते चले जाएंगे जब तक वो एन से क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, √3 प्लस में ए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, x प्लस में ए की फॉर्म बन रहा है, माइनस √3 माइनस में √3 की पावर 4 का मान ज्ञात करें। क्या करना है, का मान ज्ञात करें, यानी हमें क्या निकालना है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर सोल्व करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। हमारे पास दिया हुआ है √3 प्लस में √2 की पावर 4 माइनस में √3 माइनस में √2 की पावर 4, इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा आपको, जब भी अगर अच्छा यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता तब हम क्या कैसे निकालते हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, इवन है, तो इवन पावर इवन आते ही हमारे मन में दो केसेस आते थे कि माइनस है या प्लस है। माइनस है तो n/2 करते थे सीधा, यानी 2, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा इसमें 2। तो हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं निकालनी, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो जब मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी इस तरह की फॉर्म में होगा और हमें चेक करना है अगर प्लस है तो कैसा चलेगा, आर की वैल्यू कहाँ से चलेगी, सम संख्या, यानी 0 से 2 4 6। अगर नेगेटिव है तो कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा। ठीक है, यानी ओड चलेगा, आर कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा, 1, यानी आर की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 3 फिर 5। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस, तो बीच में माइनस है तो आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। अगर प्लस होता तो आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए जो तो ये है √3, वो क्या है x, और ये क्या है a। ठीक है, वो क्या है x, वो क्या है a। अब यहाँ पे क्या है, निशान है माइनस का, तो 2 तो बाहर निकालना था कॉमन। ठीक है, NC, n कितना है, ये क्या है n, 4c, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, तो r कितना होगा 1, नीचे क्या आता था r। फिर उसके बाद क्या लिखते थे हम, x क्या है यहाँ पर √3, ये सब गुणा में है, √3 की पावर क्या लिखेंगे हम, n माइनस में r, यानी 4 में से 1 गया 3। ठीक है, गुणा में यहाँ पे क्या लिखते थे, a क्या है यहाँ पर √2 को क्या लिख, यहाँ पे √2 के सामने क्या लिखेंगे 1। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे 1, क्यों, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, a की पावर r, तो यहाँ पे जो भी था उसको यहाँ लिख देते थे। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करके देखिए, 3 और 1 4, यहाँ पे भी क्या है 4, दोनों बराबर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लस, फिर यहाँ क्या करेंगे हम 4c, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे या 3, तो मैंने आपको बताया है कि जब माइनस होगा तो कैसे चलेगा, नीचे ओड चलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x क्या है हमारा √3, तो √3 की पावर, यहाँ पे अब पावर कितनी आएगी, n माइनस में r, यानी 4 में से 3 गया 1। ठीक है, इनटू में अब a क्या है हमारे पास √2। ठीक है, √2, तो यहाँ पे √2 की पावर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ r आती है, जैसे यहाँ पे r आया था 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे कितना आया 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3। अब मेरे को बताओ क्या हम आगे चलेंगे, 4c 5 करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, 4 में से 5 कैसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो 4 से बड़ा हो गया। मैंने क्या कहा था आपको, जब तक इक्वल और उससे छोटा हो तब तक चलना है, बड़ा हो जाएगा तब नहीं चलना, तो आपको यहाँ पे छोड़ दीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब सोल्व करिए इसको। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाना है, अब तो बिल्कुल कैलकुलेशन है। 4c1 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, गुणा में। अब देखिए √3 की पावर 3 है, यानी √3 गुणा में √3 गुणा में √3, यही हुआ इसका मतलब। अब देखिए इन दोनों को गुणा करके क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, तो 3 गुणा 3, यानी बेस आर सेम पावर विल बी एडेड 3, और गुणा में a के √3 ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना आ गया 3√3, इनटू में यहाँ पे क्या है √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
प्लस में। 4c3 को सोल्व करिए, 4 को 3 बार खिसका ये पीछे और 3 को 1 तक, तो ये खत्म, तो कितना आया 4। तो 4 गुणा में √3 की पावर 1 √3 इंटू में अब 2 की पावर √3 की पावर कितनी है 3 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या है 2, ये कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, तो ये एक ये √2 है और ये दोनों गुणा करके क्या हो जाएंगे 2, यानी इसकी पावर आधी इसकी पावर आधी गुणा में बेस आर सेम पावर विल बी एडिड, ठीक है। तो आधी आधी 1, तो इसको कैसे लिखेंगे 2√2। चलिए अब देखिए 4 तिये 12, ठीक है, और 3 दूनी जो अंडर रूट वाले उनको आपस में गुणा कर दीजिए 6 प्लस में 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 3 दूनी 6 अंडर रूट वाले प्लस में कर दीजिए 6, ठीक है। अब देखिए 3 गुणा में 12 और 8 20 अंडर रूट में 6, ठीक है, ये कॉमन आ गया अंडर रूट 6। अब देखिए 20 दूनी 40 अंडर रूट में 6, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये ना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ना कैलकुलेशन होती है इसमें और कुछ नहीं होता, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर नेगेटिव है तो कैसा चलेगा आर, कैसा चलेगा ओड, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो आर कैसा चलेगा इवन, 0 स्टार्ट होगा। यानी देखिए अगर नेगेटिव है तो आर 1 से स्टार्ट होगा और ओड चलेगा, ठीक है, ओड चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा 1 3 5, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो आर 0 से स्टार्ट होगा, इवन चलेगा 6, और कब तक चलता चला जाएगा जब तक वो n के बराबर या छोटा ना हो जाए, n क्या होगा ऊपर वाला, ठीक है। चलिए अब आई होप आपको समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को ना 2 बार देखना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे ही आपको लेंथी लग रहा है, लेंथी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है √2 प्लस में 1 की पावर 6 प्लस में √2 माइनस में 1 की पावर 6 का मान ज्ञात करें, और ये SI में आया था सब इंस्पेक्टर में। यहाँ पे क्या है, आप देखिए यहाँ पे प्लस है, तो जब भी a प्लस एन की फॉर्म में होगा और बीच में प्लस होगा तो आपके माइंड में बिल्कुल आना चाहिए कि इसमें जो r की पावर है वो कहाँ से चलेगी, वो सॉरी r कहाँ से चलेगा 0 से चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन, √2 प्लस में 1 की पावर 6 प्लस में √2 माइनस में 1 की पावर 6, ठीक है, इसका मान याद करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, तो r कहाँ से चलेगा 0 2 4 ऐसे, यानी इवन चलेगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो 2 बाहर निकालना है, ये मत निकालना भूल जाना क्योंकि यहीं से गड़बड़ हो जाती है, ये लास्ट में 2 से गुणा करते नहीं है फिर वो भूल जाते हैं। तो 2 बाहर पहले ही कॉमन निकाल लो, NCR है ना, फॉर्मूला क्या था NCR, जैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है NCR इंटू में x n माइनस में r इंटू में a r, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर x क्या है, ये √2 और a क्या है 1, ठीक है, जो पहला होता है वो x, जो दूसरा होता है वो a होता है, ठीक है। और n क्या है यहाँ पर 6, तो 6c कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब प्लस है तो 0 से करेंगे ना, तो यानी r क्या होगा 0 होगा 0 इंटू में x आता था, x क्या है √2 की n माइनस में r है ना, 6 में से 0 गया 6 इंटू में 1 की पावर 0 जो यहाँ पे r होता था। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो a है ना वो 1 है, आप अगर इस 1 को लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नहीं लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे क्या था √2 था, तो √2 की पावर 1 फिर √2 की पावर 3 आया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है 1 की तो जो भी पावर आएगी वो क्या होगा 1 ही होगा, कुछ भी आ जाए 1 ही होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ले भी सकते हो, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ 6c, यहाँ क्या आएगा 0 के बाद 2 इवन चलेगा क्योंकि प्लस है, इंटू में x क्या है हमारे पास √2, अब n √2 की पावर कितनी लिखेंगे हम यहाँ पे 4, क्यों 6 में से 2 घटाकर, यानी n माइनस में r, इंटू में यहाँ पे क्या लिखते थे 1 की पावर 2r, तो 4 और 2 6 और यहाँ पे भी 6, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 6c4 इंटू में √2 की पावर कितना लिखेंगे 2 इंटू में 1 की पावर 4, तो 1 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस में आगे जाएगा बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 6 से अभी भी 6 मतलब 6 आ सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। 6 लिखेंगे इंटू में √2 की पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 में से 6 गया 0,
ठीक है, और 1 की पावर 6। अब सेलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 ही 8 तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 से बड़ा हो जाएगा। अब छोड़ दीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे 2, अब 6 सी 0, यानी यहाँ पे क्या है 0, तो 6 को कितनी बार खोलेंगे 0 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। और मैंने आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बताया था कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कभी यहाँ 0 कर इनटू में √2 की पावर 6, यानी √2 कितनी बार है 6 बार। √2, ठीक है, तो ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी रूट 6 की पावर कितनी है, √6 की वैल्यू कितनी आई 8। ठीक है, प्लस में 62, तो 62 को सोल्व करिए जल्दी से। 6 गुना 5, 2 बार खोलेंगे, 2 गुना 1, 2 3 6 15, तो 15 गुना में, अच्छा √2 की पावर 4, तो यहाँ देख लीजिए √2 की पावर यानी 4 √2 ले लीजिए, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बोल दिया था ना 1 तो 1 ही रहेगा। प्लस में 64 की वैल्यू क्या आएगी, 5 गुना 4 गुना 3, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 4 3 2 कर गया, 5 का 30, और √2 का स्क्वायर मतलब 2। प्लस में 6 कितना आएगा 1, इसको सोल्व कर लेना तो 1 ही आएगा। इंटू में √2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है, और 1 की तो कोई भी बार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सोल्व करिए, 2 8 चिक 48, 15 चौके 60, 30 दूनी 60, 60 और 60 120, और 120 और 120 और 48, 8 6 168। ठीक है, अब 168 को 2 से गुणा कर लेना, जो भी आएगा आपका आंसर। ठीक है, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक मिस्टेक कर दी, ये जो 6 है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 8 एकम 8 हो जाएगा ये, और 60 60 120 120 120 और 8 128। अब 128 नहीं यार, इसमें बड़ी मिस्टेक, इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है चेक करिए एक बार। 6 की वैल्यू 1, ठीक है, ये इंटू में इसकी वैल्यू आ गई 8, प्लस में 40 ये 15 आ गया, 60 आ गया, 60 दूनी ये 64 की वैल्यू कितनी आई थी, 64 की आई थी 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3, 4 3 2 1, हाँ देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, 4 3 से 4 3 कटा, 2 से ये कटा 3, तो ये आया 15, यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या आया था 66 की वैल्यू 1, और इसकी √2 की पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 एकम 8, मैं काट के लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या 2 गुना में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 दूनी 30, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 30 और 60 90, 90 और 8 98 और 1 99, तो 2 गुना में 99, 198 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ही में आया होता क्वेश्चन ये। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि 601 होता है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सही था, और 66 ये भी 1 होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व होते चले जाएंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है तो आज हमें एक पूरा ख़त्म करना है, जितने भी हमारे पास 30 क्वेश्चन हैं, सब 31 क्वेश्चन है, 31 के 31 ख़त्म करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a2 + a की पावर 50 द्विपद प्रसार के 17वां और 18वां पद समान है, समान मतलब बराबर है, तो a का मान ज्ञात करें। तो इसका a का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करना है। अब पहले एक चीज़ को समझिए कि 17वां और 18वां पद क्या है समान, यानी T17 = T18 समान है ना, T17 = T18 समान है।
और टी 17 को कैसे लिखते हैं हम, टी 17 को कैसे लिखते हैं, टी आर प्लस में 1, यानी कैसे लिखेंगे, टी 16 प्लस में 1। क्यों, क्योंकि हमें ना यहाँ आर की ज़रूरत पड़ती है, तो आर क्या होगा यहाँ पर 16। अब याद करिए जब हम क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे, तो मैंने आपको कहा कि टोटल इंडिपेंडेंट टर्म बताइए ये कौन सी इंडिपेंडेंट टर्म होगी। तो जब भी हम उसको फॉर्मूला लगाकर निकालते थे उसमें हम क्या करते थे, एक ऐड करते थे, और जब हम एक ऐड करते थे तब हम बोलते थे कि ये जो भी जैसे 4 आया सोल्व करके तो हम उसमें एक ऐड करते थे तो क्या आता था 5, तो हम कहते थे कि पाँचवा पद क्या है, पाँचवा पद है जो वो है स्वतंत्र। ठीक है, अब यहाँ पे इसने दे दिया कि 17वां पद और 18वां पद समान है। ठीक है, यानी जो एन पी प्लस में क्यू, इसको सोल्व करके जो आता था वो आर आता था। ठीक है, और उसमें अगर हम एक ऐड कर देंगे तो वह कौन सा आ जाएगा, टर्म आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म कौन सा पद है। ठीक है, पद का स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, टी 17 इज इक्वल टू टी 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर है वो कितना है 16, और इसमें आर है वो कितना है 17। ठीक है, यानी टी 18 का मतलब क्या हुआ कि जो आर है वो कितना है, टी 17 प्लस में 1, यानी आर की वैल्यू कितनी है 17, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, तो अब हमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि 2 प्लस में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 2 प्लस में a की पावर 50 है और टी 17 इज इक्वल टू टी 18 दिया हुआ है और हमें a का मान बताना है। ठीक है, तो कर दीजिए NCR, फॉर्मूला लगाइए जनरल टर्म का। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस में 1, मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला चलता है इसमें, टी आर प्लस 1 NCR एक्स की पावर n माइनस में r इंटू में a की पावर r। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है, a तो हमें फाइंड आउट ही करना है ना, तो अच्छा x क्या है यहाँ पर 2, तो देखिए लगाइए n कितना है 50, तो 50 c r कितना है, अच्छा पहले के लिए कितना होगा r, टी 17 इज इक्वल टू टी 18, तो पहले के लिए r कितना होगा 16 इंटू में 2 की पावर, अब 50 में से 16 गए यानी n माइनस में r कितना आएगा 34 इंटू में a की पावर 16 यानी a की पावर r, जो यहाँ होता था वो चिपका देते थे, और 16 और 34 कितना हुआ 50 इज इक्वल टू 15 6। दूसरे के लिए r कितना होगा, दूसरे के लिए r कितना होगा 17, दूसरा पद कौन सा 18, तो r कितना होगा 17, एक कम कर देते हैं और 2 की पावर 33 आ जाएगा, 50 में से 17 गए इंटू में a की पावर 17। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें a का मान बताना है। ठीक है, तो हमें a का मान बताना है ना, तो हम क्या करेंगे कि a वाले को एक साइड में ले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे a वाले को एक साइड में रख लेते हैं। जैसे देखिए अभी इसका मतलब, अब इसको ना खोलने मत लग जाना, क्योंकि ना अब जब खोलोगे ना तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, कटेगा नहीं। अब यहाँ आपको ना NCR का फॉर्मूला यूज़ करना है, n फैक्टोरियल वाला। कैसे, n फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल, ये मैंने लिखवाया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करिए कि जो तो a वाले हैं वो एक साइड कर लीजिए और जो विदाउट a वाले हैं एक साइड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये सब गुणा में है, तो ऐसा नहीं कि a वाला उधर जाके माइनस में हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। 50c 16 इंटू में 2 की पावर 34। अब ये जो विदाउट a वाले हैं वो इधर आएंगे तो इसके बटे में चला जाएगा, 50c 70 इंटू में 2 की पावर 33 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a की पावर 17 और a की पावर 16, ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ a की पावर 17, यहाँ a की पावर 16। ठीक है, तो इस कट जाएगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2 की पावर 30, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 34, तो कट जाएंगे तो यहाँ सिंगल क्या बच जाएगा 2, यहाँ क्या बचा सिंगल 2, तो मैंने 2 को क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। ठीक है, गुणा में सिंगल 2 बचा। अब मेरे पास यहाँ क्या है 15CR, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, इसको कैसे लिखोगे आप 15 फैक्टोरियल अपॉन में 60 फैक्टोरियल और इसमें से माइनस करके 34 फैक्टोरियल इंटू में। ठीक है, अपॉन में सेम नीचे करोगे 50 फैक्टोरियल अपॉन में, यहाँ पे क्या करोगे 50 में से 17 गए, एक बार तो 17 फैक्टोरियल लिख दोगे और एक बार
33 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है और इज इक्वल टू क्या है ए बचा हुआ होगा है हमारे पास, और हमें निकालना ही ए का मान है। देखिए अब यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है 2 इंटू में 50 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल इंटू में 34 फैक्टोरियल इंटू में, अब जब इसको उल्टा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 17 फैक्टोरियल इंटू में 34 फैक्टोरियल अपॉन में 50 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए। तो इस वजह से कह रहा था मैं कि काटिए मत, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, ऐसा नहीं कि 34 में 34 यहाँ पे क्या है 34, यहाँ पे क्या है 33 है, 33 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा नहीं कि 34 में से 33 काट देंगे, ऐसे नहीं कटता फैक्टोरियल, ऐसे नहीं कटता। 2 ऊपर क्या बच गया 2 अपॉन में अब 16 फैक्टोरियल इंटू में 34 को कैसे लिखोगे 34 इंटू में 33 फैक्टोरियल है ना, क्योंकि ऊपर क्या है 33 कट जाएगा। 17 को कैसे लिखोगे 17 इंटू में 16 फैक्टोरियल इंटू में 33 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए है ये, ठीक है। तो अब देखिए 16 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल, 17 दूनी 34, 2 एकम 2, तो ए की वैल्यू कितनी आई 1, यही आपका आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आर का थोड़ा ध्यान रखना है, आर निकालना, आर कैसे निकालना है n इंटू पी अपन पी प्लस क्यू, ये आर होता है। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है, कौन सा पद होगा। और यही फॉर्मूला क्या था हमारा स्वतंत्र पद निकालने का, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए x प्लस में 2y की पावर 9 के प्रसार में x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक याद करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास n तो है, अब r कैसे निकालेंगे, ठीक है। r कैसे निकालेंगे तो याद करिए शुरू के क्वेश्चन जब मैं आपको r निकालने बता रहा था, कैसे निकाले थे हमने, इसको कंपैरिजन करके n इंटू पी कैसे निकाले थे, n इंटू पी माइनस में m अपॉन में p प्लस में q, ऐसे निकाले थे, ठीक है। ऐसे निकाला था ना हमने r, इसको जो आएगा सोल्व करके वो आएगा r। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी वो कौन सा होगा नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। यानी ये नंबर होगा उस टर्म का, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं आएगा, वो आएगा कि ये नंबर होगा टर्म का। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने की तो दूसरा तरीका था जो मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं, देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे है x की पावर 6, यहाँ पे क्या है y की पावर 6, यहाँ पे x का गुणांक भी है y का गुणांक भी है, ठीक है। तो आप चाहे तो x की पावर 6 के साथ कंपेयर कर लीजिए और चाहे y की पावर 3 के साथ कंपेयर कर लीजिए, दोनों एक ही आएगा। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, कभी आपके मन में डाउट रह जाए। पहले मैं एक के साथ करना है, किसी के साथ कर लीजिए, मैं पहले x की पावर 6 के साथ करके आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए n क्या है यहाँ पर 9, तो n इंटू में p कितना आता है, पहले वेरिएबल का, पहले x के पहले वेरिएबल का टोटल कुल पावर है ना, टोटल पावर। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो n गुणा में p यानी 9 गुणा में 1 माइनस में m, तो m क्या होगा जिसके साथ कंपेयर करना है, यानी x की पावर 6 है तो 6 अपॉन में p प्लस में q, तो p कितना था यहाँ पर, p कितना है यहाँ पर 1, और q कितना है यहाँ पर, q कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या है y, तो q कुछ नहीं है, तो q को क्या करिए, q को छोड़ दीजिए 1 प्लस में 0, q को क्या करिए छोड़ दीजिए, यानी q को क्या लिखिए 0 लिखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 गुणा में 1, 9 एकम 9 और गुणा में 6 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा 3। तो जो r की वैल्यू आई वो कितनी आई 3, ठीक है। अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो वो क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, वो उस नंबर उस पद की संख्या, यानी कौन से नंबर पे है, तीसरे पे चौथे पे, यानी चौथा क्या होगा वो नंबर, उस एक्सपेंशन का चौथा नंबर होगा, वो टर्म होगी, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि x की पावर 6 किस नंबर पे आएगी, वो आएगी 4th नंबर पे, क्योंकि मेरा r कितना है 3, इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि आप चाहे इसको कंपेयर कर लीजिए चाहे इसको कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसके साथ 3 के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो 3 के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए 3 के साथ यानी y के गुणांक के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो y के गुणांक के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे, फॉर्मूला क्या था n इंटू पी, तो n कितना है 9, p कितना है अब
जब अगर आप y की साथ कंपेयर करोगे तो p देखिए, क्या यहाँ पे पहले स्थान पर पहले वेरिएबल पे y है? अगर y होता तब तो क्या होता, p1। अब यहाँ पे पहले स्थान पर क्या है, x, तो x है तो p कितना हुआ, यहाँ पे y नहीं है ना, तो पहले क्योंकि हम y के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो p कितना हुआ, 0। ठीक है, p कितना हुआ, 0। तो 0 गुणा में 9, माइनस करते थे। ठीक है, माइनस करते थे, क्या करते थे, m, तो m कितना है यहाँ पर, 3, m कितना है, 3। ठीक है, 3 अपॉन में p कितना था, 0, प्लस में q कितना था, q कितना है, 1, q भी कितना है, 0, चलो 1 भी लगा सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस में 3, तो कितना आएगा, माइनस का 3। और यहाँ पे साइन मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्या होता है, साइन मैटर नहीं करता, कि नंबर मैटर करता है। तो यहाँ पे 3 क्या हुआ हमारा, r, और टर्म पूछे कि y की पावर 3 किस नंबर पे है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4th नंबर पे। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, r, हमें हमारा r कितना आया, r कितना है हमारा, 3, तो हमें r की ही ज़रूरत थी, हमें क्या थी, r की ज़रूरत थी। अब निकाल लीजिए, अभी अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो निकाल सकते हो NC, अब इसको x + 2y की पावर 9। ठीक है, x प्लस में टू वाई की पावर, यार पेन ही नहीं चल रहा, नहीं। ठीक है, तो r कितना है आपके पास, 3, n कितना है, 9। ठीक है, दूसरा पेन लेता हूँ। तो r कितना है, 3, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, NCR, r कितना है, 3 इंटू में x की पावर n माइनस में r 6 इंटू में 2y की पावर 3, यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ आपको r निकालना आना चाहिए। ठीक है, और r कैसे निकलेगा, NPP + Q, सीधी सी बात है। अगर किसी के साथ कंपेयर करना है तो m लगा देंगे, अगर नहीं करना है तो नहीं लगाएंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, दिस की हाँ, दिस की पावर, दिस के प्रसार में 13वां पद निकालें। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, अब ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसकी पावर n, यानी 18 के प्रसार में 13वां पद निकालें। ठीक है, अब ये क्या है, 13वां पद, टर्म कौन सी है, 13वां पद पूछ रहा है कि क्या है, उस 13वें पद की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 13वां पद निकालना है, तो 13वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो r क्या होगा, 12, है ना, क्योंकि 13वां पद है ना, तो r क्या होगा, 1 माइनस कर देंगे उसमें से, तो r की वैल्यू क्या होगी, 12। तो उसके बाद सोल्व करना तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला लगाइए, 9x क्या है, 9x प्लस है कि माइनस, -1/√3x की पावर 18। ठीक है, तो 18 C r कितना हुआ, 12 इंटू में 9x की पावर 6 इंटू में माइनस का 1/√3x की पावर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व करना तो आएगा आपको, आसानी से बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ना आने के बहुत चांस है, 27 और 28, और अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो फंसोगे। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो फंसोगे, अगर ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है तो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। 27 और 28 इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। जब भी हमें कोई इस तरह की कोई एक्सपेंशन दे रखी हो, 1 प्लस में a की पावर n, x प्लस में a की पावर n, कुछ भी दे रखा हो इस तरह का वेरिएबल, चाहे x प्लस में a दे रखा हो, चाहे x प्लस में a की पावर n दे रखा हो, के प्रसार में 3 क्रमागत गुणांक दे रखे हों, 3 क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, क्रमागत का क्या मतलब हुआ, लगातार 3 गुणांकों का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा हो, और हमें उससे पूछ रहा है कि n बताएं या r बताएं। हमसे दो चीज़ें पूछ सकता है, या तो n पूछ सकता है या फिर r पूछ सकता है। ठीक है, तो रेशो क्या दे रखा है,
1:7:42, यहाँ पे क्या दे रखा है 135, ठीक है। और यहाँ पे n और r दोनों पूछा हुआ है, यहाँ सिर्फ n पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, या फिर कहीं इसको ट्रिक कहें। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बहुत अच्छी सी, अब दोनों निकल जाएंगे उससे क्वेश्चन, r भी निकल जाएगा और n भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर तो x की पावर a की इस तरह की फॉर्म में दे रखा हो और 3 क्रमागत नंबरों का अनुपात दे रखा हो, चाहे a b c मान लेते हैं हम, ठीक है, वहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, और हमसे n या r पूछे निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर n निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, 2ac प्लस में bac अपॉन में b स्क्वायर माइनस में ac, ठीक है। b स्क्वायर माइनस में ac अगर n निकालना है। अगर r निकालना है तब क्या करेंगे हम, a इंटू में b प्लस में c अपॉन में b स्क्वायर माइनस में ac। देखिए b स्क्वायर ac तो दोनों में सेम है। अगर r निकालना है तो a गुणा में b प्लस में c, अगर n निकालना है तो 2ac गुणा में b प्लस में इंटू में a प्लस में c, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ रखिए क्वेश्चन में, और दोनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि a प्लस में 1 प्लस में a की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत गुणांक 1742 के अनुपात में है, तो n का मान निकालिए, ठीक है। तो n का मान निकालना है, ठीक है, और 3 क्या दिए हुए क्रमागत अनुपात में। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ a क्या है 1, b क्या है 7, c क्या है 42, ठीक है। तो n का मान कितना होगा, तो a कितना है 1, b कितना है 7, c कितना है 42। तो अब क्या करना है, n निकालना है, तो पुट्टी तो करना है, 2 गुणा में 1 गुणा में c कितना है 42 प्लस में b कितना है 7 और a कितना है 1 प्लस में 42 अपॉन में b का मतलब स्क्वायर 49 माइनस में 1 गुणा में c कितना है 42। अब इसको सोल्व करिए, 2 गुणा में 1 2 1 2 42 दूनी 84 प्लस में 43 की 7 के साथ गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 2 30, ठीक है। 301 अपॉन में 49 में से 42 गए 7, ठीक है। तो 301 और 84 5 8 3 385 बटे में 7, इसको काटेंगे 7 पंजा 35, 3 7 पंजा 35, तो 55 क्या होगा मेरा आंसर, यानी n की वैल्यू कितनी आई 55। यहाँ से r भी निकाल सकते थे, ये लगा के कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें r भी है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन 28वां, x प्लस a की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत गुणांकों 1 3 5। ये क्वेश्चन ना ट्रेडिशनल मेथड से इतना लंबा होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैंने आपको ट्रिक बता दी कि अनुपात में है और n और r बताइए, ठीक है। तो 3 क्रमागत गुणांकों के अनुपात में है और n और r पूछ रहे हैं, तो n निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा, r निकालने के लिए ये लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर a b c क्या है, a क्या है 1 1 3 5 में है ना a, ये b है, ये c है 3, ठीक है। तो n निकाल लीजिए पहले, n तो निकाल लोगे ना, चलो मैं निकलवा देता हूँ। 2 इंटू में a इंटू में c कितना है 5 प्लस में b कितना है 3 और a कितना है 1 प्लस में 5 अपॉन में b स्क्वायर यानी 9 माइनस में 4ac, सॉरी क्या है ac है इंटू में ac, a कितना है 1, c कितना है 5। तो 2 गुणा में 1 गुणा में 5 10 प्लस में 5 और 1 6 6 18 अपॉन में 4, तो कितना है 28 अपॉन में 4। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई 7, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई 7। अब हमें r निकालना है, तो r निकालने का फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी प्लस में c अपॉन में b स्क्वायर माइनस में 4ac, सॉरी ac ओनली ac। तो a कितना है 1, b कितना है 3 प्लस में c कितना है 5, p कितना था 9, अच्छा नीचे सोल्व करके कितना आया था 4 आया था, तो सीधा 4 लिख दीजिए। तो 5 और 3 8 प्लस में 2, ये क्या आ गया आपका r, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना अगर आप
ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर पाओ उसको। ठीक है, चलिए 29 और 30 एक जैसे हैं, के प्रसार में स्वतंत्र पद निकालें, के प्रसार में स्वतंत्र पद का मान निकालें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र पद का मान बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्वतंत्र पद इंडिपेंडेंट निकालना है ना। इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते थे मैंने आपको बताया था, एक करवा देता हूँ मैं, फिर बाकी आप कर लेना। ठीक है, जैसे ये आपको हार्ड लग रहा है, मैं ये हार्ड वाला आपको करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 3√x नहीं है, ये क्या है, ऐसे लिखा हुआ है x की, ये लिखा हुआ है, यानी इसकी जो x की जो पावर है वो क्या है, 1/3 है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसको कभी गुणा में सोच लो कि ये गुणा में 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, x की पावर 1/3। के प्रसार में स्वतंत्र पद का मान निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा, और r निकालने का फॉर्मूला क्या है, NPP प्लस में क्यों, तभी आप इंडिपेंडेंट टर्म निकालोगे ना। NCR तभी लगाओगे क्योंकि आपके पास n तो है 18, r नहीं है। ठीक है, तो r देखिए, अब इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कैसे, अब देखिए n क्या है यहाँ पर 18, और p क्या है, p क्या होता है, x पहले वेरिएबल की कुल पावर, यहाँ पे x है, x की कुल पावर क्या है यहाँ पर 1/3। मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब क्या होता है 1/3 अपॉन में p कितना है 1/3 प्लस में q कितना है, तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, x की पावर लेते हैं कुल, तो x की पावर भी यहाँ पे क्या है 1/3। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आया 6 अपॉन में नीचे क्या आएगा 2/3, इसको सही करके लिखोगे तो 3/2, 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 3 9, तो r की वैल्यू कितनी आई 9। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आई 9। अब देखिए r आया 9। अब मैं आपको कहूँ कि r की वैल्यू तो आई 9, अगर मैं पूछूँ कि इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है, कौन से नंबर पे आएगी इंडिपेंडेंट टर्म की जो x से क्या हो, स्वतंत्र हो, तो आप क्या करेंगे, 9 में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो 10वीं टर्म होगी वो क्या होगी, x से स्वतंत्र होगी। बट यहाँ x से स्वतंत्र नहीं पूछी, यहाँ क्या पूछा है कि स्वतंत्र पद का मान निकालना है। तो स्वतंत्र पद का मान का मतलब है कि हमें जो x दिया हुआ है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, x की वैल्यू तो हमें लेनी ही नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, जो भी x दिया हुआ है ना, उसका मान तो लेना ही नहीं है। अगर उसके साथ कोई वेरिएबल दे रखा है 2 3 4 5 वो लेने हैं। ठीक है, जो x दे रखा है वो तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आपने r निकाल दिया, तो अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। n कितना है आपके पास 18, r कितना है आपके पास 9। ठीक है, तो 18c 9 इंटू में क्या करते थे, x की पावर n माइनस में r, बट यहाँ पर x तो लेना नहीं, उसका वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पहले टर्म में देखिए ये क्या है, x है और ये होता है a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये √3, ये ऐसे है, ये कैसे है, x ये है, ये इसका गुणा में नहीं है, यानी इसका मतलब हुआ 1/3, यानी इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ क्या है 1, तो यानी 1 की पावर 9 आएगा 18 में से 9 घटा के। उसके बाद क्या लेते थे हम, a की पावर r, तो यहाँ पर a क्या है, अब देखिए a क्या है, जो ये 1 ये √3 है, ये क्या है, ये इसका वेरिएबल नहीं है, ये तो x है, ये पूरा क्या है x, इसका वेरिएबल क्या है 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2, यानी 1/2 की पावर r। ठीक है, अब देखिए 8c 9 इंटू में ये तो 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर 9, यही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर। ठीक है, अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लेना, भाग गुणा जमा घटा है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ छोड़ दोगे, यहाँ भी आंसर यही छोड़ देंगे, एग्जाम में भी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है 31, इस टाइप का मैंने आपको ये करवाए हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस होगा तो ओड पावरें चलेंगी 2 गुना करके, अगर प्लस होगा तो इवन चलेंगी 0 से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है माइनस है, तो पावर कैसे चलेगी ओड, यानी 0 से 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 तक चलेगी, है ना, क्योंकि 6 है, 7 नहीं होगा। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म है, इसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, इसके सारे नोट्स बना लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है, अगले चैप्टर में देखते हैं क्या करेंगे, सेट वगैरह।